और इधर नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार के पूर्वी चंपारण में भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के बाद बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से आपको बता दें कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं सड़कों के पानी में बह जाने से कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। सामने आई तस्वीरों में लोग पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करते दिखाई दिए, जबकि आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक पर रॉकेट से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना का एक टैंक खड़ा नजर आया, जिसके पास रूस के कई सैनिक भी मौजूद थे, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन रॉकेट से हमला करने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की फौज ने रॉकेट से हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। अचानक हुए इस हमले में रूस का एक जवान किसी तरह बच निकला, लेकिन टैंक के पास मौजूद बाकी सैनिक हमले की चपेट में आ गए। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। हालांकि रूसी सेना पर यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। बिहार में बारिश और कहर बरपाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटों तक तेज बारिश जारी रहेगी। ऐसे में सभी 38 जिलों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी भी जारी की गई। इस बीच बिहार के कटिहार में कई मकान नदी में समा गए, तो वहीं अररिया में भी सड़क का काफी हिस्सा नदी में बह गया। उधर राज्य के किशनगंज में एक स्कूल की इमारत वहां की रेतुआ नदी में ढह गई। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया है कि ये टैंक रूसी फौज का था जो उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था, इसलिए उसने टैंक को तबाह कर दिया। सामने आए वीडियो में टैंक पूरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो किसी ने उस पर बमों की बारिश की हो। टैंक में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। देखते ही देखते टैंक ने ऐसी आग पकड़ी कि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का ये टैंक काफी समय से उसके सैनिकों पर गोलाबारी कर रहा था। हालांकि रूस के इस टैंक को उसने किस इलाके में तबाह किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को उसके गुर्गे पुलिस की कस्टडी से फरार कराने की कोशिश में जुट गए हैं। और ये चौंकाने वाला दावा केस की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया गया। लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो इस वक्त पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़ा हर राज उगलवाने में जुटी है। लेकिन इस बीच पुलिस के सूत्रों ने यह दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उसका गैंग पुलिस कस्टडी से फरार करवा सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस दिन से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया है, उसी दिन से कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की साजिश रच रहा है। दावा है कि लॉरेंस को भगाने के लिए बिश्नोई गैंग के शूटर कुछ भी कर सकते हैं। सूत्रों का ये तक कहना है कि लॉरेंस को भगाने के लिए उसके गुर्गे पुलिस पर हमला भी कर सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि दिल्ली में कोर्ट ले जाने के दौरान लॉरेंस को भगाने की प्लानिंग की गई थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस को उसे कोर्ट ले जाने के दौरान बेहद सख्त सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा था, क्योंकि दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ उसे पुलिस की कैद से छुड़ाने के लिए पूरे पंजाब में अपने नेटवर्क का जाल बिछा चुका है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस को फरार करवाने के लिए गोल्डी बराड़ ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बैठे गैंग के कई गुर्गों को लगा दिया है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का सुरक्षा घेरा और सख्त होता जा रहा है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे लॉरेंस को कोर्ट ले जाने के दौरान पुलिस पर नजर बनाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि 2 दिन पहले यानी 27 जून को लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को डमी सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा था। लॉरेंस के गुर्गों को चकमा देने के लिए पंजाब पुलिस ने डमी सुरक्षा घेरा बनाकर गाड़ियों के एक काफिले को कोर्ट पहुंचाया था। डमी काफिले के कोर्ट पहुंचने के करीब 20 मिनट के बाद 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट लाया गया। इस दौरान पुलिस के काफिले में एक जैसी दिखने वाली 2 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि लॉरेंस बिश्नोई को किस बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया गया। असल में 27 जून को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस ने उसे मानसा कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उसे राणा कंधोवालिया मर्डर केस में पूछताछ के लिए 24 घंटे के लिए अमृतसर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया। राणा कंधोवालिया पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था, जिसे 3 अगस्त 2021 को अमृतसर के केडी अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया गया था और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। करीब 1 साल पहले अमृतसर में हुए इस हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था।
जिसके बाद उस पर अमृतसर पुलिस ने केस दर्ज किया था और इसी मामले में कोर्ट ने अमृतसर पुलिस को उसकी रिमांड दे दी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में रातों रात अमृतसर लाया गया। इस दौरान पुलिस के काफिले में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ 10 गाड़ियां शामिल थी और पुलिस की प्लानिंग ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई को रात में ही अमृतसर की कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से रात में उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। जिसके बाद लॉरेंस को पूरी रात एसएसओसी यानी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के हेडक्वार्टर में रखा गया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वहां ब्लैक कमांडो तक को तैनात किया गया था। आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए थे। ये भी दावा किया गया कि पूरी रात लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में पूछताछ करती रही। अगले दिन यानी 28 जून को लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंजाब पुलिस अमृतसर कोर्ट लेकर पहुंची। पुलिस ने कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जिस रास्ते से उसे कोर्ट ले जाया जाना था उसे पुलिस ने सुबह 6 से 9 बजे तक सील कर दिया था। कोर्ट के आसपास से गुजरने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया। कोर्ट में पेशी से पहले दूर दूर तक सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि ये शक जताया जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को फरार कराने के लिए उसके गुर्गे कोर्ट ले जाने के दौरान ही पुलिस वालों पर हमला करेंगे और इसी वजह से अमृतसर में पुलिस ने कोर्ट की तरफ जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया था, ताकि लॉरेंस बिश्नोई को फरार करने के लिए अगर उसके गुर्गे किसी पैंतरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नाकाम किया जा सके। हालांकि कोर्ट ले जाने के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाद में कोर्ट ने उसे राणा कंधोवालिया मर्डर केस में पूछताछ के लिए 6 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। दावा किया जा रहा है कि अमृतसर पुलिस की एक टीम मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। इससे पहले पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उससे पूछताछ कर रही थी और पुलिस का दावा है कि इस दौरान लॉरेंस ने न सिर्फ चौंकाने वाले राज उगले बल्कि उसने ये भी कबूल कर लिया कि उसके ही इशारे पर 29 मई को मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में रहते हुए गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, विक्रम बराड़ और अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। और कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस ने भी यही दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बाकायदा 7 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ भी की थी। इसके बाद पंजाब पुलिस बिश्नोई को दिल्ली से लेकर मानसा पहुंची थी और दिल्ली से मानसा लाने के लिए पंजाब पुलिस ने उसके लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया था, क्योंकि लॉरेंस के वकील ने कोर्ट में यह दावा किया था कि पंजाब में लॉरेंस की हत्या की जा सकती है और इसी वजह से उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 15 जून को पंजाब पुलिस मानसा लेकर आई थी। मेडिकल जांच के बाद सुबह करीब 4:30 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड मानसा कोर्ट से निकलने के बाद पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। लॉरेंस बिश्नोई डर के मारे उस वक्त पीला पड़ गया था जब पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब हो गई जिसमें वो बैठा हुआ था। दावा है कि मानसा कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया गया था। इसके बाद पुलिस का लंबा चौड़ा काफिला मोहाली के खरड़ जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी खराबी आने की वजह से अचानक बंद हो गई और उस वक्त यह दावा किया गया था कि जैसे ही गाड़ी रुकी लॉरेंस बिश्नोई के हाथ पांव फूल गए थे। उसे यह डर सताने लगा था कि कहीं मूसेवाला की तरह उसकी भी दिन दहाड़े हत्या ना हो जाए। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी के खराब होते ही लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने गाड़ी को घेर लिया था जिसमें वो बैठा हुआ था। इसके बाद उसे भारी सुरक्षा के बीच खराब हो चुकी गाड़ी से उतारा गया और फिर उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उस वक्त यह दावा किया गया कि जब उसे दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तो उसके चेहरे पर खौफ पसरा था। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे कांप रहा हो। खबरें तो ये भी हैं कि दहशत की वजह से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे उस पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की जा सकती है। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या से नाराज कई गैंग एक साथ आ चुके हैं और वो लॉरेंस को ठिकाने लगा सकते हैं और इसी वजह से लॉरेंस का जिगरी दोस्त गोल्डी बराड़ उसे पुलिस की कस्टडी से किसी भी सूरत में बाहर निकालना चाहता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोल्डी बराड़ इस बात से डरा हुआ है कि पुलिस हिरासत में कहीं लॉरेंस की हत्या ना हो जाए। दावा यह भी किया गया कि उसे इस बात का भी डर है कि जेल के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई पर हमला हो सकता है। यही वजह है कि गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की मदद से लॉरेंस को भगाना चाहता है। हालांकि जांच एजेंसियों को उसके इस इरादे की भनक लग चुकी है और इसीलिए पुलिस सख्त सुरक्षा घेरे में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट या फिर एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है ताकि दूसरे गैंग के शूटर उस तक न पहुंच सकें और न ही बिश्नोई गैंग के गुर्गे उसे भगाने में कामयाब हो सकें। मणिपुर में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया।
इम्फाल में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर टेरिटोरियल आर्मी के कैंप के ऊपर गिर गया, जिससे 7 जवानों और 1 नागरिक की मौत हो गई। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए वहां बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इम्फाल में जिस जगह ये घटना हुई वहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उसी की सुरक्षा के लिए वहां टेरिटोरियल आर्मी का कैंप लगाया गया था। इस कैंप के अलावा मजदूरों की रहने वाली जगह और एक रेलवे स्टेशन भी इस हादसे की चपेट में आ गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बातचीत कर उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया। मंगला आरती के बाद भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ यात्रा निकलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रथ यात्रा से पहले मंगला आरती होती है और इस मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की आरती की, उनका आशीर्वाद लिया। गुजरात के अहमदाबाद में ये रथ यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद 2 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। और मंगला आरती में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में नशे की हालत में 2 लड़कियों ने आपस में मारपीट की। भोपाल में नशे में धुत 2 लड़कियां आपस में भिड़ गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में शामिल सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ बदमाशों ने अस्पताल पहुंचे एक घायल आदमी पर हमला कर दिया। इस दौरान डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। यूपी के झांसी में मोबाइल छीनकर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी की मदद से इन बदमाशों को पकड़ा। के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे से अमेरिका और नेटो के देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा थी, जिसके लिए वो सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत पहुंचे। वहां पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके साथ ही पुतिन ने उन देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की जो वहां छठी कैस्पियन समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुतिन के साथ अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा रही और कहा जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका और नेटो की नजरें भी टिकी रहीं। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और साथ ही रूस के ऊपर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। पश्चिमी देशों की कोशिश यही रही कि पुतिन को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो जंग से कदम पीछे खींच लें, लेकिन पुतिन ने युद्ध खत्म करने के बजाय यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने पश्चिमी देशों की किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अब वो उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जो उनके दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों ने जंग के 4 महीने बीत जाने के बाद भी कभी खुलकर पुतिन का समर्थन नहीं किया और ना ही दोनों देशों ने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध ही किया। यानी रूस के करीबी दोनों देशों ने युद्ध के मसले पर अब तक चुप्पी ही साधे रखी। और तो और जंग रोकने के लिए यूएन में लाए गए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में तो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि ताजिकिस्तान के साथ रूस के बहुत मजबूत सैन्य संबंध है। वहां रूसी सेना का विदेशी जमीन पर बना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसके साथ ही ताजिकिस्तान के आर्थिक हालात पर भी बहुत हद तक रूस का असर है, क्योंकि वहां के लोग बड़े पैमाने पर रूस में काम करते हैं और वहां से पैसा ताजिकिस्तान भेजते हैं। ऐसे में रूस पर लगने वाले प्रतिबंध का असर ताजिकिस्तान पर भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ भी रूस के करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए इन देशों को खुलकर अपने साथ आने के लिए मना सकते हैं और ऐसा करके वो ये दिखा सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के साथ जंग में बेलारूस की तरह कई और देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं।